फ्रेंड्स यहाँ पे सब इन्फेक्शियस डिसीजेस में फॉर एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फीवर में सबसे जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन रहता है, सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग रहती है कंप्लेन की पेशेंट का सबसे ज्यादा फीवर प्रेजेंट रहता है पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट में क्या फीवर प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीजेस में सबसे पहले हम लोगों को फीवर के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स समझो फीवर का हम लोगों को पैटर्न पता है, समझो वहाँ पे फीवर के साथ साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स वगैरह है, तो हम लोगों को डायग्नोस करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है फ्रेंड्स यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को फीवर के बारे में जरा सा अच्छे से डिटेल में पता होना बहुत ही जरूरी है। सो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, फीवर मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम लोग इस कंडीशन को फीवर कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर के साथ साथ पेशेंट को कभी कभी हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, उसके साथ साथ पेशेंट को स्वेटिंग वगैरह हो सकता है। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स के हिसाब से हम लोगों को जरा सा डायग्नोसिस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को बैक्टीरियल फीवर है या फिर वायरल फीवर है, ये सब चीजें वगैरह हम लोग जरा सा पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स, फीवर का पैटर्न क्या है, ये सब चीजें वगैरह अच्छी तरह से डिटेल में देखने के बाद हम लोग जरा से यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल मान लो वहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर वहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो अ टेम्पररी इंक्रीज इन एवरेज बॉडी टेम्परेचर, मतलब फीवर मतलब क्या है, फीवर की डेफिनेशन क्या है, अ टेम्पररी इंक्रीज इन एवरेज बॉडी टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, तो हम लोग इस कंडीशन को फीवर करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर को हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बाद पता चलता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे मेजर करता है, हम लोग जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारे बॉडी टेम्परेचर कभी भी हम लोग जब मैक्सिमम देखते हैं ना, एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं या फिर वहाँ पे ओरल टेम्परेचर रहते हैं या रेक्टल टेम्परेचर वगैरह रेयर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर भी लेने की हम लोगों को कभी कभी जरूरत हो सकती है, जैसे कि चाइल्ड में वगैरह कभी कभी ये सब चीजें वगैरह लिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बॉडी का कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग रेक्टल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, टिम्पैनिक टेम्परेचर चेक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। टिम्पैनिक टेम्परेचर मतलब वहाँ पे कान में हमारे जो एयर की जो कैनल है ना, वहाँ पे हम लोग जो एक टेम्परेचर चेक करने की मशीन लगा के हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ साथ हम लोग ओरल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ पे, रेक्टल टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर कैसे हमारे रेक्टल में, रेक्टल रूट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग टेम्परेचर वगैरह मेजरमेंट करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो रेक्टल टेम्परेचर सबसे ज्यादा 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लोगों को जरा सा ज्यादा मेजरमेंट हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर कितना रहता है, ग्रेटर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लोग रेक्टल टेम्परेचर ज्यादा रहता है फीवर कंडीशन में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर 0. जैसे कि बोले कि 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो सकता है। टेम्परेचर मेम्ब्रेन भी फ्रेंड्स वहाँ पे ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। यहाँ पे ओरल टेम्परेचर भी फ्रेंड्स वहाँ पे 99.5 टू 99.9, मतलब वहाँ पे एज जरा सा ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये पेशेंट टेम्परेचर हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे ओरल टेम्परेचर भी, और एक्सिलरी टेम्परेचर भी फ्रेंड्स वहाँ पे 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की बीच में ये रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ग्रेटर देन, समझो वहाँ पे ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से समझो टेम्परेचर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग वहाँ पे फीवर कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा ये ध्यान देने वाली की बात है कि रेक्टल टेम्परेचर हमारे ओरल टेम्परेचर टेम्परेचर से कितना 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओरल टेम्परेचर 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 है ना, ये ओरल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ एक्सिलरी टेम्परेचर से ज्यादा ओरल टेम्परेचर रहता है, मतलब ओरल टेम्परेचर एक्सिलरी टेम्परेचर से 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये जरा सा हम लोगों को जरा सा देखना चाहिए। ये जरा सा फ्रेंड्स वहाँ पे जो सीईटी जो हम लोग जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं, नीट के एग्जाम वगैरह, ये सब चीजों में जरा सा पूछा जाता है कि रेक्टल टेम्परेचर हमारे ओरल रूट से वगैरह कितना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हम लोगों को ये चीजें भी जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, रेक्टल रूट में, इसलिए रेक्टल टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, बाद में टिम्पैनिक टेम्परेचर, बाद में ओरल टेम्परेचर, इसके सबसे आखिरी में एक्सिलरी टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फीवर के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, फीवर के बारे में हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग इसके बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे
उसके फीवर के कॉजेज देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसके बाद में फीवर के कॉजेज देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फीवर के कॉजेज में क्या क्या आता है, फीवर के कॉजेज में फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज्यादा रहता है ना, ये मलेरियल फीवर रहता है, इसके साथ साथ सेप्सिस वगैरह ये कॉजेज में है। मतलब वहाँ पे समझो बॉडी के हमारे कुछ किधर बॉडी पार्ट में समझो इन्फेक्शन वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पस अकोमोडेशन वगैरह है, इस सभी पेशेंट को टेम्परेचर वगैरह आ सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट में समझो कुछ इन्फेक्टिव वहाँ पे समझो पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोल इन्फेक्शन वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फीवर वगैरह आना लाजमी रहता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर पेशेंट में एब्सिस है, या फिर ब्रुसलोसिस है, या फिर लिम्फोमा वगैरह है, ठीक है, या फिर वहाँ पे समझो लिम्फेटिक जो सिस्टम का ड्रेनेज वगैरह है वहाँ पे समझो कैंसरस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को फीवर वगैरह आना हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर के कॉजेज भी हम लोगों को जरा सा डिटेल में पता रहना जरूरी है, वो एक एक करके हम लोग इवेल्युएट करके देखेंगे, लेकिन इन जनरल हम लोगों को जरा सा कॉजेज में प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कुछ भी बॉडी का हमारे इन्फेक्शन वगैरह होता है तो बॉडी क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे रिस्पॉन्स करके मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया को वगैरह किल करने के लिए हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे पेशेंट को फीवर वगैरह आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम लोग वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे ये फीवर वगैरह आना हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जरा सा फीवर के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह का जरा सा एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि फीवर का पैटर्न का हम लोगों को पता चलना जरूरी है, तो या फिर वहाँ पे फीवर के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह है क्या, ये सब चीजें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसके साथ साथ पेशेंट को समझो इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर है, उसके साथ साथ पेशेंट में नाइट स्वेट्स वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पे जरा सा ट्यूबरक्लोसिस वगैरह सस्पेक्टेड कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया वगैरह ये सब चीजें एक एक करके वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से एक एक करके पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पेशेंट में फीवर वगैरह आता है तो वहाँ पे एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह क्या होता है, वहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या करना चाहिए, जैसे एक एक करके जरा सा वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर समझो वहाँ पे फीवर के साथ साथ पेशेंट को समझो नाइट स्वेट्स वगैरह है, मतलब वहाँ पे समझो पेशेंट को शाम में या फिर रात में वगैरह स्वेटिंग वगैरह होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूपरेशन ऑफ नाइट स्वेट्स ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये कैसा है ट्यूबरक्लोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट स्वेटिंग फ्रॉम एनी कॉज इज यूजुअली वर्स एट नाइट, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को फीवर आता है तो कभी कौन सी भी कंडीशन में पेशेंट को समझो स्वेटिंग वगैरह आ सकती है, लेकिन हर बार पेशेंट को समझो यूजुअली एट नाइट में स्वेटिंग वगैरह आती है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को समझो हम लोग ये कर सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की वगैरह सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों को उसके हिसाब से जरा सा आगे चल के इवेलुएट करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा एक एक सिम्टम्स के बारे में। अभी हम लोग जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कि पेशेंट के पैटर्न वगैरह कैसा रहता है, ठीक है। पेशेंट को समझो फीवर के साथ साथ कैसे रिकरेंट फीवर रहता है, ठीक है। पेशेंट समझो वहाँ पे रिकरेंट फीवर वगैरह पेशेंट में आता है समझो, ठीक है। फीवर के साथ साथ समझो रिकरेंट फीवर वगैरह रहता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आप लोगों को देखना रहता है कि रिकरेंट फीवर मतलब वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर रहता है, मतलब वहाँ पे कभी भी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह कैसा है दिन में कम से कम 5-6 बार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ज्यादा वगैरह आता है, मतलब वहाँ पे रिपीटेडली पेशेंट को समझो फीवर वगैरह आता है, तो ये रिकरेंट फीवर में पेशेंट समझो जनरली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह रहता है जो इरिटेटेड रहता है वहाँ पे जरा सा, क्योंकि समझो वहाँ पे जैसे सुडोमोनास का वगैरह इन्फेक्शन रहता है, ये यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है ना, वहाँ पे हाई ग्रेड फीवर वगैरह कंटिन्यूस रहता है। ऐसे कंडीशन में रिकरेंट फीवर वगैरह आना बहुत ही ज्यादा मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन रहता है ऐसे केसेस में, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में विद ऑब्स्ट्रक्शन और कैलकुलाई वगैरह समझो, ठीक है। यूटीआई के इन्फेक्शन है इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, वहाँ पे समझो वहाँ पे यूरोसेप्सिस वगैरह हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को रिकरेंट फीवर वगैरह हो सकता है। उसके साथ साथ पेशेंट में समझो कोलिसिस्टाइटिस वगैरह है, कोलिसिस्टाइटिस मतलब वहाँ पे जरा सा हमारा जो गाल ब्लैडर है ना, गाल ब्लैडर पे स्वेलिंग रहती है ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर वगैरह आ सकता है, ठीक है। बाद में आता है कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस मतलब फ्रेंड्स वहाँ पे जो हमारा कोलेंजियोल्स है ना, ठीक है, हमारा कोलेंजियोल्स में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, ये कोलेंजियोल्स क्या रहता है फ्रेंड्स, हमारा जो बाइल होता है ना, बाइल का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कोलेंजियोल्स कहते हैं, ठीक है। ये बाइल हमारा जो जिसमें से लिवर में फ्लो करता है ना उसको हम लोग कोलेंजियोल्स कहते हैं, समझो वहाँ पे कोलेंजियोल्स में समझो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कोलेंजाइटिस कह सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया रिकरेंट फीवर के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर के साथ साथ कुछ सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लोगों को करना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को फीवर है, इसके साथ साथ समझो हेडेक वगैरह है, पेशेंट को समझो बहुत ज्यादा सिर में दर्द वगैरह हो रहा है, इसके साथ साथ पेशेंट को समझो फोटोफोबिया वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मेनिंजाइटिस वगैरह सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। ऐसे कंडीशन में मेनिंजाइटिस वगैरह लगता है तो हम लोगों को जरा नेक्स्ट टिकनेस है क्या, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या करना है, ये सब कल्चर वगैरह ये सब चीजें हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया करके डायग्नोसिस कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर के साथ साथ समझो एसोसिएटेड हेडेक वगैरह है क्या, ये जरा सा हम लोगों को देखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फीवर ड्यू टू एनी कॉज कैन प्रोड्यूस हेडेक, ठीक है। जब भी पेशेंट को फीवर वगैरह आता है तो कभी कभी कौन सी कंडीशन में पेशेंट को हेडेक वगैरह हो सकता है, लेकिन समझो हेडेक के साथ साथ पेशेंट को समझो फोटोफोबिया है, ठीक है। इफ सीवियर एंड विथ फोटोफोबिया सस्पेक्ट फॉर मेनिंजाइटिस, पेशेंट को समझो फीवर है उसके साथ साथ पेशेंट को समझो फोटोफोबिया वगैरह है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये मेनिंजाइटिस वगैरह सस्पेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ फीवर में कभी कभी डेलीरियम भी रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये डेलीरियम है ना कॉमनली एल्डरली एंड यंग वंस में वगैरह हो सकता है, पेशेंट जैसा डेलीरियम में वगैरह जैसा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जैसा इंसेफेलोपैथी वगैरह हम लोगों को रूल आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों को पेशेंट को समझो डेलीरियम वगैरह है क्या जरा सा देखने के लिए हम लोग जरा सा पेशेंट के साथ साथ हेडेक के साथ साथ कुछ सिम्टम्स वगैरह है क्या, ये सब चीजें भी जरा सा देखना जरूरी रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे मसल पेन वगैरह कौन से कंडीशन में पेशेंट में रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे समझो मसल पेन वगैरह पेशेंट में है, तो मसल पेन वगैरह रहता है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को समझो जरा सा वायरल फीवर वगैरह है क्या, ये सब चीजें वगैरह जरा सा देखना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे वायरल फीवर का प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, पेशेंट को फीवर वगैरह आता है, ठीक है। पेशेंट को फीवर वगैरह आता है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को मायालजिया रहता है, ठीक है, सीवियर मायालजिया रहता है, इसके साथ साथ पेशेंट को जॉइंट पेन वगैरह रहता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग वायरल फीवर वगैरह जरा से डायग्नोसिस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो पेशेंट को मसल पेन वगैरह है फीवर के साथ साथ, ये मायालजिया क्लासिकल ऑफ वायरल फीवर, ठीक है। मायालजिया इज अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ वायरल फीवर एंड इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रुसेलोसिस, ऐसे कंडीशन में ये पेशेंट को मसल पेन वगैरह भी फीवर के साथ रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन हम लोग आती है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रुसेलोसिस वगैरह ये डायग्नोसिस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हम लोग जरा सा फीवर के पेशेंट को इवेलुएट कैसे करना जरा सा हम लोग वहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे समझो इवेलुएट कैसे फीवर के पेशेंट को समझो इवेलुएट करना है, तो ऐसे पेशेंट में समझो फीवर के साथ साथ वहाँ पे ब्लड काउंट वगैरह कितना, मतलब वहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह कितना बड़ा है या फिर वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कितना बड़ा है, इसके साथ साथ पेशेंट को समझो एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट वगैरह कितना है, ये सब चीजें हम लोग जरा सा फेब्राइल पेशेंट में जरा सा इवेलुएट करना रहता है, उसके हिसाब से हम लोग सर्च क्राइटेरिया वगैरह डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स सर्च क्राइटेरिया वगैरह क्या है जरा सा हम लोग एक एक करके जरा सा अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को समझो फीवर के पेशेंट को इवेलुएट करने के लिए वहाँ पे हम लोगों को 2-4 पॉइंट वगैरह जरा सा हम लोगों को देखना जरूरी है इस केसेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले फेवरेल पेशेंट को इवेलुएट करना है तो क्या क्या चीजें देखना चाहिए जरा सा एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को हम लोग जो मैक्सिमम टाइम में एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सिलरी टेम्परेचर समझो वहाँ पे ग्रेटर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब समझो वहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पेशेंट का टेम्परेचर जा रहा है, इसके साथ साथ पेशेंट को समझो डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह भी हम लोगों को देखना पड़ता है, समझो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट ग्रेटर देन 12,000 है, ठीक है। ये समझो डब्ल्यूबीसी काउंट समझो ग्रेटर देन 10,000 है तो ये जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे बैक्टीरियल कंडीशन पेशेंट की हो सकती है, ठीक है। ये समझो ग्रेटर देन 12,000 है तो ये कंडीशन कैसे बैक्टीरियल कंडीशन पेशेंट की हो सकती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम लोग वहाँ पे ग्रेटर देन 12,000 वगैरह काउंट जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को जैसे बोला कि फ्रेंड्स यहाँ पे बैक्टीरियल कंडीशन वगैरह ये पेशेंट की हो सकती है। इनके समझो वहाँ पे काउंट समझो 4,000 के कम है, फीवर के साथ साथ पेशेंट समझो डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है 4,000 से कम है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ये फ्रेंड्स वहाँ पे वायरल फीवर का भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। जनरली वायरल फीवर में ऐसे जो टिपिकल वायरल फीवर वगैरह रहता है ना, ऐसे वायरल फीवर में वगैरह ये डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह बहुत ज्यादा पेशेंट को कम हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग वायरल फीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वायरल फीवर और हम लोगों के साथ डब्ल्यूबीसी काउंट के हिसाब से वगैरह ये डायग्नोस पॉसिबल वहाँ पे इंपेरिकल ट्रीटमेंट वगैरह उसके हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स उसके हिसाब से हम लोग हार्ट रेट वगैरह पेशेंट का कभी भी फीवर आता है तो पेशेंट का हार्ट रेट है ना ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट से ज्यादा वगैरह रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसका भी एक फिनोमिनन है, मतलब वहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर समझो वहाँ पे बढ़ता है तो पेशेंट को समझो पल्स बीट भी कैसे 10 बीट्स पर मिनट से ज्यादा वगैरह बढ़ती है, ये रूल भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इतना यहाँ पे ध्यान में रखना कि टेम्परेचर में समझो फीवर वगैरह पेशेंट को आता है तो पेशेंट की पल्स रेट भी वहाँ पे बढ़ जाती है वहाँ पे। इसके साथ साथ कई बार रिस्पिरेटरी रेट भी पेशेंट को समझो बढ़ जाता है, समझो पेशेंट को लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है तो ऐसे केसेस में पेशेंट को टकेपनिया वगैरह हो सकता है, या फिर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर वगैरह है, समझो वहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को समझो हार्ट रेट वगैरह रिस्पिरेटरी रेट वगैरह ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बढ़ सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये अगर फ्रेंड्स वहाँ पे इसके हिसाब से हम लोगों को पेशेंट को फेब्राइल पेशेंट को इवेलुएट करना चाहिए, हम लोगों को उसका सबसे पहले टेम्परेचर लेना चाहिए, बाद में उसका समझो पल्स रेट वगैरह रिस्पिरेटरी रेट वगैरह चेक करना चाहिए, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह चेक करना चाहिए। इनके डब्ल्यूबीसी काउंट में समझो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट 12,000 से ज्यादा है तो ये कैसे जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है,
या फिर वहाँ पे समझो WBC काउंट समझो 4000 से कम है, तो ये कंडीशन कैसे वायरल फीवर की वगैरह हो सकती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग ऐसे इवेलुएट पेशेंट को कर सकते हैं फेवरेट पेशेंट के, ठीक है। ये सब चीजें क्यों देखना रहता है फ्रेंड्स, ये सब चीजें देखना रहता है कि पेशेंट समझो सेप्सिस में तो नहीं है, सेप्टिक शॉक में तो नहीं है, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को डिफाइन करने के इससे वहाँ पे पेशेंट का जो फीवर का सीवियरिटी हम लोगों को पता चलती है। इसलिए हम लोगों को सर्च क्राइटेरिया यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एज जब सर्च क्राइटेरिया वगैरह हम लोगों को पता चला तो पेशेंट का हम लोग सीवियरिटी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स वहाँ पे सर्च क्राइटेरिया हम लोगों ने पहले भी देखा था कि एक्यूट पैनक्रेatitis में वगैरह सर्च क्राइटेरिया वहाँ पे क्या चीज रहता है, वहाँ पे उसको पॉइंट्स वगैरह क्या क्या है, ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था फ्रेंड्स पैनक्रेatitis में। फिर से अभी हम लोग वहाँ पे जरा सा और एक बार वहाँ पे देख लेते हैं कि सर्च क्राइटेरिया वगैरह क्या है, ठीक है। फिर से अभी सर्च क्राइटेरिया मतलब क्या रहता है, सर्च क्राइटेरिया मतलब सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट वहाँ पे 2 पॉइंट्स वहाँ पे हम लोगों को क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। सो सर्च क्राइटेरिया में 4 पॉइंट्स आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ये 4 पॉइंट्स कौन से तरह से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो सर्च क्राइटेरिया क्या है, इट इज अ सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, टू फुलफिल एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया, ठीक है। ये सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे जो 2 क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया हम यहाँ पे 4 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया क्या क्या जरा सा देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को समझो हाइपरथर्मिया तो होना चाहिए, तो हाइपोथर्मिया तो होना चाहिए, ठीक है। हाइपरथर्मिया मतलब पेशेंट को जो टेम्परेचर है ना ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वहाँ पे पेशेंट का जो टेम्परेचर है ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ समझो पेशेंट को जो हाइपोथर्मिया वगैरह है, मतलब पेशेंट को फ्रेंड्स समझो 30 लेस देन 38 डिग्री सेल्सियस वगैरह टेम्परेचर जा रहा है, मतलब वहाँ पे पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर वगैरह कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग वहाँ पे जरा सा ये फीवर क्राइटेरिया वगैरह में बैठ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, सेल्स क्राइटेरिया में बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्राइटेरिया हो गया। बाद में पेशेंट को समझो टकीकार्डिया वगैरह है, टकीकार्डिया कितना है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे टकीकार्डिया वगैरह करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फीवर के साथ साथ समझो टकीकार्डिया वगैरह है ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। उसके साथ साथ पेशेंट समझो टकिपनिया भी है, टकिपनिया मतलब वहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है ना, हमारा रेस्पिरेटरी रेट समझो नॉर्मल रेट से ज्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ पे 16 बीट्स पर मिनट से ज्यादा समझो रेस्पिरेटरी रेट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में समझो ग्रेटर देन 22 बीट्स पर मिनट से ज्यादा समझो वहाँ पे होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग टकिपनिया वगैरह कहते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह रहती है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जोर जोर से नापने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को हम लोग टकिपनिया वगैरह कहते हैं, ठीक है। और बाद में चौथा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट को जो ब्लड काउंट वगैरह करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें पेशेंट को ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह दिखता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस में समझो वहाँ पे WBC काउंट ग्रेटर देन 12,000 से ज्यादा है, ठीक है। WBC काउंट समझो ग्रेटर देन 12,000 से ज्यादा है, या फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा WBC कम है, मतलब वहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन 4,000 से कम है, जैसे कि हम लोग वायरल फीवर में देखा, ठीक है। ये ल्यूकोपेनिया वगैरह कुछ में रहता है वायरल फीवर में, समझो 4,000 से कम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी, या फिर वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस में समझो ग्रेटर देन 12,000 से समझो वहाँ पे ग्रेटर देन है WBC काउंट वगैरह, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट 4 पॉइंट वगैरह हम लोगों को एटलीस्ट 4 पॉइंट वहाँ पे सर्च क्राइटेरिया में दिया है, तो सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट कैसे 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए फीवर के पेशेंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो पेशेंट को फीवर है या फिर टकीकार्डिया वगैरह है, उसके साथ साथ टकिपनिया है या फिर ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह है, ये सब चीजें वगैरह देखने के बाद हम लोग सर्च क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को फीवर है, फीवर के साथ साथ समझो फीवर ग्रेटर देन मतलब हाई ग्रेड फीवर है, मतलब वहाँ पे समझो ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर वगैरह है पेशेंट में। उसके साथ साथ समझो WBC काउंट में भी बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे WBC काउंट भी रेज है पेशेंट की, ये सब चीजें वगैरह समझो वहाँ पे 2 क्राइटेरिया वगैरह फुल करता है, तो पेशेंट कैसे सर्च क्राइटेरिया में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समझो 4 क्राइटेरिया में से 2 भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कैसे सर्च क्राइटेरिया में रहता है ऐसे फ्रेंड्स के केसेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया हम लोगों को पता रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे समझो सर्च क्राइटेरिया है, इसके साथ साथ समझो वहाँ पे समझो पेशेंट सेप्सिस में कब है, ये जरा सा हम लोगों को पता रहना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी कई बार देखते हैं कि हम लोग कई बार कैसे देखते हैं कि ऐसे पेशेंट वगैरह कैसे सेप्सिस में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट ऑलरेडी सर्च में भी रहता है, ठीक है, सर्च क्राइटेरिया तो फुलफिल करता है, इसके साथ साथ पेशेंट समझो ब्लड इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, या फिर वहाँ पे समझो वहाँ पे एलर्जिया है, या फिर समझो वहाँ पे एलर्जिया है, या फिर वहाँ पे कुछ एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समझो स्मॉल इंटेस्टाइन में समझो इन्फेक्शन वगैरह है,
या फिर समझो कई बार वहाँ पे एब्सिस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे पेशेंट सर्च क्राइटेरिया के साथ साथ पेशेंट में समझो कुछ इन्फेक्शन भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पे केसेस सेप्सिस कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेप्सिस टर्म कब दी जाती है, पेशेंट समझो सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसके साथ साथ समझो पेशेंट में इन्फेक्शन भी है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे पेशेंट कैसा है इन सेप्सिस कंडीशन में पेशेंट है, ऐसे काम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोगों ने कई बार देखा है कि फिजिशियन लोग वगैरह कहते हैं कि पेशेंट हाँ तुम्हारा सेप्सिस में वगैरह है, तो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे सेप्सिस मतलब क्या है, जैसा हम लोग आज भी हम लोगों को पता चला, ठीक है, मतलब सेप्सिस मतलब क्या रहता है एक्चुअली, ठीक है। सेप्सिस मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसके साथ साथ समझो पेशेंट में इन्फेक्शन वगैरह रहता है, तो ऐसे पेशेंट को समझो हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट इन सेप्सिस कंडीशन, ठीक है। अभी हम लोग जरा सा आगे जाते हैं, पेशेंट सीवियर सेप्सिस में कब रहता है, ठीक है, और ज्यादा हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा पेशेंट को और ज्यादा इवेल्युएट करते हैं, तो समझो पेशेंट की कंडीशन हमारी बिगड़ गई, तो कंडीशन समझो पेशेंट सीवियर सेप्सिस में वगैरह चला जाता है, तो ऐसे सीवियर सेप्सिस मतलब क्या रहता है कंडीशन, ये भी हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है। पेशेंट में समझो फ्रेंड्स वहाँ पे सेप्सिस तो रहता है, सेप्सिस में क्या कंडीशन है सर्च क्राइटेरिया, और इसके साथ साथ पेशेंट में समझो इन्फेक्शन है, और इसके साथ साथ समझो सर्च क्राइटेरिया भी है, पेशेंट में इन्फेक्शन भी है, पेशेंट ऑलरेडी सेप्सिस में है, और समझो वहाँ पे सीवियर सेप्सिस कब कहा जाता है, समझो वहाँ पे पेशेंट का एंड ऑर्गन डैमेज वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल समझो वहाँ पे पेशेंट एंड ऑर्गन डैमेज मतलब पेशेंट एआरएफ में है, ठीक है, मतलब पेशेंट कैसे एक्यूट रेनल फेल्यूर में है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट कैसे इन सीवियर कंडीशन में है, सीवियर सेप्सिस कंडीशन में है, ठीक है। ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को जैसे पेशेंट आईसीयू में वगैरह एडमिट रहता है, जब भी पेशेंट आईसीयू के पेशेंट वगैरह हम लोग इवेलुएट करते हैं या फिर देखते हैं वगैरह पेशेंट सेप्सिस में है या फिर सीवियर सेप्सिस में है, ये सब चीजें वगैरह जानने के लिए हम लोगों को सेप्सिस क्या है, सीवियर सेप्सिस कंडीशन क्या है, ये हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सीवियर सेप्सिस कंडीशन क्या है, पेशेंट सर्च क्राइटेरिया में फुलफिल करता है, उसके साथ साथ पेशेंट को इन्फेक्शन भी है, ठीक है, उसके साथ साथ पेशेंट में एंड ऑर्गन फेल्यूर भी है, मतलब वहाँ पे समझो फॉर एग्जाम्पल एक्यूट रेनल फेल्यूर वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल समझो वहाँ पे क्रिएटिनिन वगैरह पेशेंट की समझो वहाँ पे 3.2 वगैरह है, तो मतलब पेशेंट समझो एक्यूट रेनल फेल्यूर में है, मतलब वहाँ पे एंड ऑर्गन फेल्यूर वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग सीवियर सेप्सिस कंडीशन कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये क्या सीवियर सेप्सिस कंडीशन, बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे सेप्टिक शॉक वगैरह, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेप्टिक शॉक क्या रहता है, ये हम लोगों को सेप्सिस का देख लिया, सीवियर सेप्सिस कंडीशन भी देख लिया, अब हम लोग सेप्टिक शॉक क्या है जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेप्टिक शॉक कंडीशन क्या है जरा सा देखने के लिए हम लोगों को जरा सा इवेलुएट करना पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट सेप्टिस में है और यहाँ पे शॉक भी ऐड हो रहा है, ठीक है, सेप्टिक तो है, सेप्टिक मतलब वहाँ पे पेशेंट को सीवियर सेप्सिस में है, उसके साथ साथ रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन में रहता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। ये रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे समझो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन समझो 90 से कम होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी कितना है यहाँ पे, सिस्टोलिक बीपी समझो यहाँ पे कितना 90 से कम है समझो, ठीक है। तो पेशेंट समझो ब्लड प्रेशर अच्छे तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट शॉक में रहता है, ठीक है। पेशेंट तो सीवियर सेप्सिस में है, उसके साथ साथ पेशेंट को तो समझो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझो लेस देन समझो वहाँ पे 90 mmHg से कम है, मतलब वहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जैसे सेप्टिक शॉक में पेशेंट है, या हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम लोग सेप्टिक शॉक में ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वगैरह हायर जो ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों को देनी पड़ती है, यहाँ पे बीपी बढ़ाने के लिए जो नॉरेड्रेनालिन वगैरह है ऐसे इंजेक्शन वगैरह हम लोगों को लगाने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसी कंडीशन है ना फ्रेंड्स, ये ऐसी कंडीशन हम लोगों को आईसीयू लेवल पे ट्रीट करने रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को टर्मिनोलॉजी हम लोगों को पता रहना जरूरी है कि पेशेंट सेप्सिस में है या फिर सीवियर सेप्सिस में है या फिर वहाँ पे सेप्टिक शॉक में है, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।